दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपने बेटे को युद्ध के लिए कैसे विदा करती होगी? क्या आपने कभी महसूस किया है उस सैनिक का दर्द जो अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देता है? और क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 13 दिन में एक नया देश जन्म ले सकता है? जी हाँ, 1971 की भारत पाक युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। ये इंसानियत, साहस और देशभक्ति की मिसाल थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि असली हीरो कौन होते हैं, अगर आप महसूस करना चाहते हैं एक देश के जन्म की पीड़ा और गौरव, तो ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू जाएगी। 1971 का भारत पाक युद्ध सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारे वीरों की वो गाथा है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी, जहां हम किताबों की रोशनी से आपको जागरूक और प्रेरित करते हैं। आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जज्बे की कहानी है, बलिदान की कहानी है और जीत की कहानी है। अगर आप देशभक्ति, प्रेरणा और इतिहास से जुड़े भावों को महसूस करना चाहते हैं, तो इस पूरी ऑडियो बुक को जरूर सुनिए। आजकल हम अपनी आजादी को हल्के में लेते हैं। सोचिए, अगर 1971 में हमारे सैनिकों ने वो हिम्मत ना दिखाई होती, तो क्या आज बांग्लादेश एक आजाद देश होता? क्या हम आज इतने गर्व से अपने राष्ट्रगान को गा पाते? यह किताब हमें सिर्फ युद्ध की रणनीतियां नहीं बताती, यह हमें सिखाती है कि कैसे कठिन हालातों में भी एकता और नेतृत्व किसी भी बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि जब देश पुकारे तो हम तैयार रहें, बिना किसी डर के। सोचिए, एक 22 साल का नौजवान अपनी शादी से एक हफ्ते पहले युद्ध के लिए रवाना हो जाता है। अपने माता पिता से कहता है, अगर मैं वापस न आऊं तो गर्व करना कि मेरा लहू देश के काम आया। ऐसे ही हजारों सच्चे किस्से हैं जो इस ऑडियो बुक में आपकी आंखें नम कर देंगे, लेकिन साथ ही दिल को गर्व से भर देंगे। आज की पीढ़ी को जब देशभक्ति सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त पर याद आती है, तो ये किताब उस भाव को वापस जगाने का एक माध्यम है। अब आइए समझते हैं कि इस किताब को सुनकर आपको क्या मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि किस तरह एक छोटे से देश की आजादी के लिए भारत ने बिना स्वार्थ के मदद की। आप जान पाएंगे युद्ध की अंदर की सच्चाई, राजनीति, रणनीति और मानवीय भावना का अद्भुत संगम। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को फिर से जोड़ पाएंगे उस देशभक्ति से जो कहीं धुंधली सी हो गई थी। अब जरा इस तरह सोचिए, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मोबाइल में ईयरफोन है और ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, और तभी एक कहानी आती है एक महिला डॉक्टर की जो बॉर्डर पर जख्मी सैनिकों की जान बचा रही थी। वो पल आपको इंसानियत और हिम्मत का असली मतलब सिखा देगा। ये किताब सिर्फ युद्ध की बात नहीं करती, ये बताती है कि जब भारत एकजुट होता है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। जब एक एक नागरिक अपने फर्ज को समझे तो नया इतिहास लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, अपने अंदर की उस आग को फिर से जलाइए, देश के लिए कुछ करने की भावना को फिर से महसूस कीजिए। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों परिवार तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई जान सके कि 1971 में क्या हुआ था और क्यों ये इतिहास सुनना जरूरी है। याद रखिए, जो अपने अतीत को समझते हैं वही एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। 1971 का भारत पाक युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक चेतावनी है कि अगर हम एकजुट रहें तो कुछ भी असंभव नहीं। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी, बुक लैंप हिंदी से, और मैं आपको आमंत्रित करती हूं इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल होने के लिए। ऑडियो बुक सुने दिल से, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। अध्याय 1, बांग्लादेश की कराह, पूर्वी पाकिस्तान की सच्चाई। दोस्तों, सोचिए, अगर आपको अपनी भाषा बोलने से रोका जाए, अपने ही देश में पराया बना दिया जाए और आपकी पहचान को ही मिटाने की कोशिश हो, तो क्या आप खामोश रह पाएंगे? क्या आप जानते हैं कि 1971 में ऐसा ही हुआ था, जब लाखों लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो बंगाली थे। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह कहानी है एक पूरे समुदाय की चीख, उनकी पहचान, उनकी आजादी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी, और आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद भावनात्मक, सच्ची और प्रेरणादायक ऑडियो बुक, भारत पाक युद्ध 1971 की यात्रा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बांग्लादेश की मांग क्यों उठी,
और पूर्वी पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि लाखों लोगों को भारत की शरण लेनी पड़ी? अब समझते हैं कि हुआ क्या था। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन पाकिस्तान दो टुकड़ों में बना। एक था पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। दोनों हिस्सों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी। भाषा अलग, संस्कृति अलग, सोच अलग। फिर भी सत्ता और ताकत पश्चिम पाकिस्तान के हाथ में रही। अब समस्या कहां से शुरू हुई? पूर्वी पाकिस्तान में लोग बंगाली भाषा बोलते थे, लेकिन 1948 में सरकार ने कहा देश की एक ही भाषा होगी, उर्दू। सोचिए, जब आपकी मातृभाषा को मिटाया जा रहा हो, आपको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, तो कैसा लगेगा? यहीं से शुरू हुई भाषाई असमानता और सांस्कृतिक उपेक्षा। अब आता है सबसे दुखद हिस्सा। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने भारी मतों से शेख मुजीबुर रहमान को चुनाव में जिताया, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान की सरकार ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका विश्वविद्यालय, गांव, शहर, हर जगह लोगों को मार दिया गया। हजारों नहीं, लाखों बंगाली मारे गए। भारत की ओर रुख। अब सोचिए, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद लोग कहां जाएंगे? तब भारत ने इंसानियत दिखाई। लाखों शरणार्थी भारत की सीमाओं पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, हर जगह शरणार्थी कैंप बनने लगे। भारत की जनता ने उन्हें अपनाया, लेकिन देश पर भारी आर्थिक बोझ पड़ने लगा। अब यहाँ आता है असली मोड़। ये सिर्फ एक देश की राजनीति नहीं थी, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन था। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं रह सकता था। देश के सामने एक सवाल खड़ा था, क्या हम चुप रहें या अत्याचार के खिलाफ खड़े हों? एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। एक गांव था पश्चिम बंगाल में। वहाँ एक स्कूल टीचर, जिनका नाम हरिमोहन बाबू था, उन्होंने अपने घर के 2 कमरे शरणार्थियों को दे दिए। उनका बेटा पूछता, बाबा, हम क्यों मदद कर रहे हैं? हरिमोहन जी ने कहा, बेटा, इंसानियत धर्म से ऊपर होती है। यही भावना पूरे भारत की थी। अब सबसे जरूरी बात, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता सिर्फ जमीन से नहीं होती, पहचान से होती है। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपनी भाषा, संस्कृति और सम्मान के लिए संघर्ष किया, और यही संघर्ष आगे जाकर बना बांग्लादेश। तो इस ऑडियो बुक से आपको क्या मिलेगा? आप जानेंगे कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये इंसानियत बनाम जुल्म की लड़ाई थी। आपको उन असली नायकों की कहानी मिलेगी जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, और सबसे जरूरी, आपको मिलेगा एक गर्व का एहसास कि भारत ने उस समय क्या सही किया। अध्याय 2, जब शरणार्थी भारत आए, एक राष्ट्र की परीक्षा। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके घर के दरवाजे पर अचानक हजारों लोग आ जाएं। भूखे, थके, डरे हुए, उनकी आंखों में आंसू हों, लेकिन दिल में उम्मीद। उम्मीद सिर्फ एक ही चीज की, जिंदगी। क्या आप उन्हें ठुकरा पाएंगे? क्या आप सिर्फ तमाशबीन बनकर बैठ सकते हैं? 1971 में भारत के सामने भी यही सवाल था, और भारत ने जो किया वह आज भी इंसानियत की सबसे बड़ी मिसालों में से एक माना जाता है। अब आइए समझते हैं कि उस वक्त भारत में क्या हुआ। 1971 के शुरुआती महीनों में पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थीं। लोग मारे जा रहे थे, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, और पूरा समाज डर और दहशत में जी रहा था। लाखों लोगों ने अपने घर, जमीन और पहचान छोड़ दी, बस जान बचाने के लिए, और तब उन्होंने शरण ली भारत की भूमि पर। भारत की सीमाएं टूटने लगीं। मात्र कुछ ही हफ्तों में 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत आ गए। सोचिए, 1 करोड़ लोग, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। यह तो एक पूरे देश की आबादी के बराबर था। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, बिहार और मेघालय, इन सीमावर्ती राज्यों में लाखों लोग रोज रोज आ रहे थे। ना उनके पास खाने को था, ना कपड़े, ना दवा, बस साथ था तो एक दूसरे का दर्द। भारत की स्थिति क्या थी उस वक्त? भारत उस समय खुद एक विकासशील देश था। खुद की जनता गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही थी। लेकिन जब शरणार्थियों की भीड़ आने लगी,
भारत सरकार और भारत की जनता दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। कैसे करें भोजन का इंतजाम, कैसे बने टेंट और कैंप, कैसे मिले दवाइयाँ, और सबसे बड़ी बात, क्या भारत इतना सब कुछ सह पाएगा? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक गांव था जहां पहले से ही गरीबी थी, लेकिन जब शरणार्थी वहां पहुंचे तो गांव वालों ने मिलकर स्कूल को शरणार्थी शिविर बना दिया। गांव की औरतों ने अपना अन्न बांट दिया, बच्चों ने अपने कपड़े दे दिए। एक बूढ़ा आदमी जो खुद ठीक से चल नहीं सकता था, हर सुबह दूर जाकर शरणार्थियों के लिए लकड़ियां लाता था। उसने कहा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो इंसान होने का क्या मतलब? भारत सरकार की प्रतिक्रिया, इंसानियत का प्रशासन। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्थिति को गंभीरता से लिया। देश में 8,000 से ज्यादा शरण ऐप बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत ने आवाज उठाई। संयुक्त राष्ट्र में बार बार बताया गया कि ये केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी मानवता का संकट है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देशों से अपील की कि वो पाकिस्तान पर दबाव बनाए ताकि ये अत्याचार रुके। लेकिन भारत पर क्या असर पड़ा? करोड़ों रुपए रोज खर्च हो रहे थे, आर्थिक तंगी बढ़ रही थी, सीमावर्ती राज्यों में जनसंख्या का दबाव असहनीय हो रहा था, और सबसे बड़ी चिंता, क्या यह केवल शरणार्थी समस्या है या अब यह भारत की सुरक्षा का भी सवाल बन चुका है? ये केवल मानवीय संकट नहीं था, ये अब राजनीतिक और रणनीतिक चुनौती बन चुकी थी। त्रिपुरा के एक गांव में जब शरणार्थी आए तो गांव के एक छोटे किसान धनंजय भौमिक ने अपनी जमीन पर अस्थायी टेंट लगाने दिए। किसी ने पूछा, तुम्हारी खुद की हालत खराब है, फिर भी क्यों? उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं आज रोटियां बांट रहा हूँ, कल जब ये लोग आजाद होंगे तब मेरी आत्मा तृप्त होगी। भारत को अब ये लगने लगा था कि केवल शरण देने से समस्या हल नहीं होगी। अगर पाकिस्तान का अत्याचार बंद नहीं हुआ तो ये शरणार्थी समस्या कभी खत्म नहीं होगी। भारत को अब एक निर्णय लेना था, क्या हम सिर्फ राहत देते रहेंगे या अब कार्रवाई करेंगे? तो इस अध्याय से आपने क्या जाना? 1971 में भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक माँ की तरह था जिसने अपने बच्चों को अपनाया। भारत ने दया, साहस और संवेदनशीलता का परिचय दिया, लेकिन इसी इंसानियत की कीमत भारत को आर्थिक और सामाजिक तनाव के रूप में चुकानी पड़ी। दोस्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने एक ठोस योजना बनाई, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाया और कैसे एक निर्णायक मोड़ आया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ। इस ऑडियो बुक को आप अपने परिवार, दोस्तों और बच्चों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी हमारे इतिहास को समझ सकें और उन वीर सैनिकों के बलिदान को जान सकें जिन्होंने हमें ये आज़ादी और सम्मान दिया। यह किताब केवल इतिहास नहीं बल्कि देशभक्ति और समर्पण की एक अनमोल धरोहर है। जब हम इसे साझा करेंगे तो यह प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगी। तो इसे फैलाइए ताकि हम सब मिलकर इस महान धरोहर को याद रख सकें। अध्याय 3, इंदिरा गांधी का निर्णय, कूटनीति से युद्ध तक। दोस्तों, कभी कभी एक नेता का निर्णय लाखों लोगों की तकदीर बदल देता है। जब देश के दरवाजे पर संकट खड़ा हो, जब सीमाएं डगमगाने लगे और जब आंखों में आंसू लिए लाखों लोग शरण मांगे, तब केवल संवेदनशीलता नहीं, निर्णय चाहिए होता है। साहसी निर्णय। 1971 में भारत को ऐसा ही एक निर्णय लेना पड़ा और उस फैसले के केंद्र में थीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। आज हम जानेंगे कैसे उन्होंने कूटनीति से युद्ध तक का सफर तय किया और कैसे यह निर्णय इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ बन गया। एक देश, एक संकट और एक नेता। 1971 की गर्मियों तक भारत में करीब 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी आ चुके थे। देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सिर्फ चिंता जता रही थीं, समाधान नहीं दे रही थीं। इंदिरा गांधी को यह समझ में आ चुका था, अगर बांग्लादेश में अत्याचार नहीं रुका तो भारत की शांति भी नहीं बचेगी। अब समय था एक्शन का। पहले कूटनीति, एक वैश्विक रणनीति। इंदिरा गांधी ने पहला कदम उठाया, कूटनीति का। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों का दौरा किया। संयुक्त राष्ट्र में जाकर बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन, हत्या, बलात्कार और पलायन। उनकी बातें सिर्फ भावनात्मक नहीं थीं, बल्कि तार्किक, तथ्यात्मक और प्रभावशाली थीं। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारी सीमाएं टूटती हैं तो हम चुप भी नहीं रह सकते। इंदिरा गांधी का ऐतिहासिक बयान। रूस के साथ संधि। रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक। भारत को यह भी मालूम था कि अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान को अमेरिका और चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन मिल सकता है। और यही इंदिरा गांधी ने वो कदम उठाया जिसने पूरे समीकरण को पलट दिया। भारत और सोवियत संघ। अब रूस के बीच अगस्त 1971 में मित्रता संधि हुई। ये केवल दोस्ती नहीं थी, ये एक सुरक्षा कवच था। अब अगर भारत युद्ध करता है तो सोवियत संघ उसके साथ खड़ा रहेगा। अंदरूनी तैयारी। सेना, जनता और सरकार का समन्वय। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे थे तो दूसरी ओर भारत की सेना को तैयार किया जा रहा था। रेलवे से सैनिकों की तैनाती तेज हुई। शरणार्थी कैंपों की सुरक्षा को बढ़ाया गया। सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को युद्ध की रूपरेखा बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इंदिरा गांधी ने सेना को छूट दी, लेकिन साथ में कहा, जब आप तैयार हों तभी हमला करें, कोई जल्दबाजी नहीं। यह केवल युद्ध नहीं, इंसानियत की लड़ाई थी। इंदिरा गांधी हर भाषण में एक ही बात दोहराती थीं, ये भारत की लड़ाई नहीं, ये मानवता की लड़ाई है। जब विश्व चुप था, भारत ने आवाज उठाई। जब दुनिया आंखें मूंद रही थी, भारत ने जिम्मेदारी ली। आइए इसे एक घटना से समझते हैं। नवंबर 1971 में कोलकाता में एक रैली में इंदिरा गांधी ने भाषण दिया। एक बूढ़ी महिला उनके पास आई और कहा, बेटी, हम गरीब हैं, पर अगर देश को जरूरत है तो मेरी पेंशन काट लो। इंदिरा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, जब देश की माएं इतना कुछ देने को तैयार हैं, तो हमारी सरकार क्यों पीछे रहे। अब भारत तैयार था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने अपना पक्ष रख दिया था। रूस का साथ मिल चुका था। सेना तैयार थी। इंदिरा गांधी अब किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थीं। बस इंतजार था पाकिस्तान के किसी उकसावे का। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? एक मजबूत नेता हालात से नहीं डरता, उन्हें दिशा देता है। कूटनीति और युद्ध दोनों में संतुलन जरूरी होता है। जब देश पर संकट हो तो पूरा देश एक हो जाता है। इंदिरा गांधी का साहस, धैर्य और दूरदर्शिता एक मिसाल है। अगले अध्याय में हम जानेंगे जब युद्ध शुरू हुआ, कैसे पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, कैसे भारतीय सेना ने जवाब दिया और कैसे शुरू हुआ इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध। अध्याय 4, भारतीय सेना का शौर्य। रणभूमि की तैयारी। दोस्तों, जब देश की रक्षा की बात हो तो सैनिक अपने घर नहीं, देश की मिट्टी को मां मानते हैं। जब युद्ध का बिगुल बजता है तो वो अपनी जान नहीं, झंडे की शान देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध से पहले एक सैनिक के दिल में क्या चलता है? डर नहीं, बल्कि जोश, जुनून और देशभक्ति। और इसी भाव से भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध से पहले तैयारी की, सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इरादों से भी। अब समझते हैं रणभूमि की तैयारी को। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भारत के कई एयरबेस पर हमला कर दिया। और यही था वो क्षण जब इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी। अब जवाब दो, ऐसा जवाब जो इतिहास बन जाए। युद्ध की पूर्व तैयारी महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। दरअसल भारतीय सेना युद्ध के लिए पहले से मानसिक और भौतिक रूप से तैयार थी। सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक स्पष्ट संदेश दिया था, हम जल्दबाजी में नहीं लड़ेंगे जब तक हम पूरी तरह तैयार न हो जाएं। सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश की जमीन, जलवायु और इलाके की पूरी जानकारी दी गई। नेवी और एयरफोर्स को समन्वय के साथ तैनात किया गया। स्पेशल ट्रेनिंग दी गई ताकि किसी भी परिस्थिति में जवाब दिया जा सके। युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। भारतीय सेना ने पूरे युद्ध को 3 मोर्चों पर बांटा। पूर्वी मोर्चा बांग्लादेश की मुक्ति के लिए, पश्चिमी मोर्चा पाकिस्तान की सेना को रोकने के लिए, आंतरिक मोर्चा देश के भीतर सुरक्षा बनाए रखने के लिए। हमारी योजना सिर्फ हमला करने की नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश को आजाद करने की थी। भारतीय वायुसेना, आकाश का सिंहनाद। जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया तो वायुसेना ने जवाब देने में देर नहीं लगाई।
पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया गया। रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसी तेज और सटीक कार्रवाई की गई। MiG-21 जैसे फाइटर जेट्स ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। एक पायलट ने कहा था, जब मेरी फाइटर जेट हवा में उठी, मुझे भारत माँ की आंखें दिख रही थीं और मेरी बंदूक में उसका आंसू भरा आशीर्वाद था। भारतीय नौसेना, समंदर की गूंज। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन जैसे हमलों में कराची पोर्ट पर भारी नुकसान पहुंचाया। रात के अंधेरे में भारत की मिसाइल बोट्स ने पाकिस्तान की समुद्री रीढ़ तोड़ दी। यही नहीं, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी रात दुश्मन को समंदर में डुबो दिया गया। थल सेना, जमीन पर पराक्रम की मिसाल। भारतीय थल सेना ने सीमाओं पर जबरदस्त दबाव बनाया। पूर्वी पाकिस्तान में जनरल J.F.R. जैकब, लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा और अन्य सेनानायक ने सटीक और तेज रणनीति के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। पैदल सैनिक, बख्तरबंद टैंक, इंजीनियरिंग यूनिट्स, हर कोई समर्पण की भावना से लड़ रहा था। हम सिर्फ जमीन जीतने नहीं, लोगों को आजादी दिलाने जा रहे थे। एक छोटा सा दृश्य जो दिल छू जाएगा। बांग्लादेश के एक गांव में भारतीय सैनिक पहुंचे। गांव की बूढ़ी अम्मा दौड़कर आई और उनके पैर छू लिए। बोली, बेटा, हमें आजादी मिल गई, अब हमें आजादी मिल गई, अब हमें डर नहीं लगता। सैनिकों की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि उस दिन उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, बल्कि विश्वास जीत लिया था। यह युद्ध सिर्फ रणभूमि पर नहीं लड़ा गया, यह युद्ध लड़ा गया सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, मानवता के लिए। भारतीय सेना ने दिखा दिया, जहां हिम्मत हो वहां रास्ता खुद बन जाता है, और जहां नियत साफ हो वहां जीत कोई रोक नहीं सकता। इस अध्याय से क्या सीखा? तैयारी हमेशा जीत की पहली सीढ़ी होती है। सेना का मनोबल, प्रशिक्षण और रणनीति सबसे बड़ी ताकत है। युद्ध में भी इंसानियत जिंदा रह सकती है। भारतीय सेना केवल लड़ती नहीं, वह सम्मान दिलाती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे युद्ध का निर्णायक मोड़ और पाकिस्तानी सेना की हार। कैसे भारतीय सेना ने एक हफ्ते से भी कम समय में ढाका को घेरा, कैसे पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और कैसे जन्म हुआ एक नए देश बांग्लादेश का। अगर आपको ये अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस गौरवशाली इतिहास की यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अध्याय 5, 3 दिसंबर 1971, युद्ध की घोषणा। दोस्तों, कभी कभी इतिहास बदलता नहीं बल्कि बनाया जाता है, और उस दिन 3 दिसंबर 1971 को इतिहास ने करवट ली, क्योंकि भारत ने एक निर्णायक युद्ध में कदम रखा। सिर्फ अपने सम्मान के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत और न्याय के लिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे पल के बारे में सुना है जब एक राष्ट्र के धैर्य की परीक्षा होती है, जब जवाब देना मजबूरी नहीं, सम्मान की जरूरत बन जाता है? यही वह दिन था जिस दिन भारत ने युद्ध की घोषणा की। कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के अचानक हमले से। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के कई एयरबेस पर एक साथ हमला कर दिया। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर, अंबाला, इन सब हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह हमला ठीक उसी रणनीति पर आधारित था जैसे 1967 में इजराइल ने मिस्र पर किया था। पहले एयरबेस पर वार करो, फिर जमीन पर बढ़ो। पर पाकिस्तान ये भूल गया था कि भारत अब 1962 या 1965 वाला भारत नहीं था। नेतृत्व इंदिरा गांधी के हाथ में था और सेनाओं की कमान ऐसे जनरलों के हाथ में थी जो सिर्फ जवाब नहीं, इतिहास लिखने आए थे। इंदिरा गांधी का देश को संबोधन। साहस की पुकार। हमले के कुछ ही घंटे बाद रात में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो और टीवी पर देश को संबोधित किया। उनके शब्द आज भी देश के हर नागरिक की स्मृति में हैं। पाकिस्तान ने आज हम पर युद्ध थोपा है, हम इसे स्वीकार करते हैं। हमारी सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं और हम यह युद्ध तब तक लड़ेंगे जब तक पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को न्याय न मिल जाए। उनके शब्दों में भय नहीं था, बल्कि अडिग निर्णय और अद्भुत आत्मबल था। जनता का जोश, देशभक्ति की बाढ़। इस घोषणा के बाद देश भर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। गांवों में लोग सैनिकों के लिए लड्डू और ऊन के स्वेटर बुनने लगे।
शहरों में लोग रक्तदान शिविर में शामिल होने लगे। रेडियो पर कर चले हम फिदा जैसे गीत बजने लगे। हर किसी की जुबान पर एक ही बात, हमारा भारत जीतेगा। उस रात न कोई डर था न चिंता, बस गर्व था कि हम एक सच्चे उद्देश्य के लिए खड़े हैं। सेनाओं को खुली छूट, अब सिर्फ एक लक्ष्य था जीत। प्रधानमंत्री कार्यालय से तीनों सेनाओं को साफ आदेश दिया गया, अब जवाब दो, ऐसा जवाब जिसे दुनिया याद रखे। थल सेना को बांग्लादेश के अंदर घुसने का आदेश मिला। नौसेना को कराची पोर्ट पर हमला करने की योजना दी गई। वायुसेना को पाकिस्तानी एयरफोर्स को खत्म करने का निर्देश मिला। सेनाएं पहले से तैयार थीं, अब सिर्फ आदेश की देर थी। और आदेश मिलते ही भारत ने हर मोर्चे पर जवाब देना शुरू किया। दुनिया की प्रतिक्रिया, एक नए युग की शुरुआत। इस युद्ध की गूंज सिर्फ भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। अमेरिका और चीन पाकिस्तान के पक्ष में झुक रहे थे, जबकि सोवियत संघ, अब रूस, भारत के साथ खड़ा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की बातों को गंभीरता से लिया गया। भारत ने साफ कर दिया, यह युद्ध हमसे नहीं शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत हम ही करेंगे, न्याय और स्वतंत्रता के साथ। बिहार के एक गांव से एक माँ ने अपने बेटे को पत्र लिखा, बेटा तू देश की रक्षा कर रहा है, तू लड़ाई जीत कर आना या तिरंगा ओढ़ कर आना, पर पीछे मत हटना, क्योंकि आज तेरे देश को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे अनगिनत पत्र सैनिकों के दिल को और मजबूत बना रहे थे। हर सैनिक अब सिर्फ एक उद्देश्य के लिए जी रहा था, भारत की विजय, बांग्लादेश की आजादी। 3 दिसंबर 1971 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की एक गूंज बन गई। यह वह दिन था जब हमने सिर्फ हथियार नहीं उठाए, बल्कि आत्मसम्मान और सच्चाई के पक्ष में खड़े हुए। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब अन्याय बढ़ जाए तो मौन रहना पाप होता है और जवाब देना धर्म। अब अगला अध्याय और भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय सेना ने अद्भुत योजना के साथ पाकिस्तानी सेना को चारों ओर से घेरा, कैसे युद्ध का निर्णय मात्र 13 दिनों में हुआ और कैसे एक नया राष्ट्र बांग्लादेश अस्तित्व में आया। अगर आपको ये अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें और इस गर्व भरी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अध्याय 6, रणभूमि से कहानियां, असली हीरो की जुबानी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे सैनिक की कहानी सुनी है जो अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहा, केवल इसलिए नहीं कि उसे आदेश मिला था, बल्कि इसलिए कि उसकी माँ ने कहा था, बेटा सरहद पर तेरा खड़ा होना ही मेरी पूजा है। क्या आपने सोचा है कि जब एक सैनिक टैंक से उतरकर पैदल बर्फीली जमीन पर चलता है तो उसके मन में क्या चलता होगा? डर, हिम्मत या देश की मिट्टी की खुशबू? ये अध्याय उन असली हीरो की आवाज है जिन्होंने युद्ध को जिया, गोली, बारूद और विश्वास के बीच देश को जीत दिलाई। असली कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती। हर युद्ध सिर्फ रणनीति या हथियारों से नहीं जीता जाता, बल्कि जज्बे, इरादे और बलिदान से जीता जाता है। जवान अर्जुन सिंह की कहानी सुनिए। राजस्थान की सीमा पर तैनात जब पाकिस्तान की टैंकें तेजी से बढ़ रही थीं, तो अर्जुन सिंह ने अपने साथियों से कहा, अगर मैं ना लौटूं तो माँ से कहना कि उसका बेटा आज भी जिंदा है। सरहद की माटी में उसने अकेले 3 टैंकों को रोकने के लिए अपने शरीर को बंकर के आगे डाल दिया और एक पूरी टुकड़ी को बचा लिया। यह कहानी हमें बताती है, वीरता सिर्फ तलवार चलाने में नहीं, बल्कि दूसरों की जान बचाने के फैसले में होती है। लेफ्टिनेंट नरेंद्र भंडारी की जुबानी। पूर्वी पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश के समय एक गांव के बुजुर्ग ने नरेंद्र भंडारी से कहा, बाबू हमें आजाद कर दो, हमें हर रोज मारा जाता है, बेटियां छीन ली जाती है। ये शब्द नरेंद्र को झकझोर गए। उसने अगले 5 दिन तक बिना नींद के लड़ाई लड़ी। नतीजा, वह गांव बच गया। लोगों ने उसके पैर छूकर कहा, आपने हमें दोबारा इंसान बनाया। अब सोचिए, युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं था, बल्कि हर दिल में था। इंसानियत को बचाने के लिए भारतीय नर्स, युद्ध की अनसुनी नायिकाएं। जहां सैनिक गोलियों से लड़ रहे थे, वहीं अस्पतालों में नर्सें बिना रुके जख्मों पर पट्टियां बांध रही थीं। पुणे से आई एक नर्स सविता मिश्रा, जो युद्ध के समय आर्मी हॉस्पिटल में थीं, उन्होंने बताया,
रात में एक जवान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैडम, मेरी माँ की तरह मुझे एक बार सिर पर हाथ फेर दो। अगर सुबह न उठा तो यही आखिरी सुकून होगा। उस एक स्पर्श ने उस जवान की आंखों में आंसू ला दिए और सुबह वह जिंदा बच गया। ये कहानी बताती है, जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, दुआओं और ममता से भी लड़ी जाती है। कुछ नहीं मांगते ये वीर, बस याद रखा जाए, उन दिनों हर घर में एक पत्र आता था, आपका बेटा शहीद हो गया है। देश को गर्व है, पर किसी ने ये नहीं पूछा उनकी माँ आज कैसे हैं, उनकी पत्नी बच्चों को कैसे पाल रही है। इस अध्याय का उद्देश्य यही है, उन अनसुनी आवाजों को सुनाना जो युद्ध के बाद भी लड़ाई लड़ रही हैं, याद किए जाने की। प्रेरणा, हर युवा के लिए सीख। ये कहानियाँ केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि हर भारतीय के लिए एक सीख है। कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है, डर से जीतने वाला ही असली विजेता है और देश के लिए जीने वाला अमर होता है। अब सोचिए, हम क्या कर सकते हैं? हम युद्ध नहीं लड़ सकते, पर अपने कर्तव्यों को निभाकर अपने देश को बेहतर बना सकते हैं। देश की सेवा करना सिर्फ वर्दी में नहीं होता, सच्चाई से जीना, ईमानदारी से काम करना और जरूरत पड़ने पर आवाज उठाना, यही असली देशभक्ति है। अंतिम शब्द, एक छोटी सी कसम। आज जब ये कहानियाँ आपने सुनी तो अपने दिल से एक वादा कीजिए, मैं अपने देश को कभी नीचे नहीं देखूंगा, अपने कर्मों से इसे ऊंचा उठाऊंगा और जब भी जरूरत होगी वीरों की तरह खड़ा रहूंगा। दोस्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे महज 13 दिन में भारतीय सेना ने इतिहास बना दिया, कैसे ढाका में भारतीय झंडा लहराया गया और पाकिस्तान को मजबूर होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। अध्याय 7, नौसेना की गर्जना, ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1971 के युद्ध में एक रात ऐसी भी थी जब भारत की नौसेना ने समुद्र की लहरों पर इतिहास लिखा। एक ऐसा पल जब पाकिस्तान का कराची बंदरगाह जल रहा था और दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक भारतीय नौसेना शांति से लौट रही थी, बिना एक भी नुकसान के। ये कहानी है उस रात की जिसे आज भी कराची की रात कहा जाता है। नौसेना एक छिपी हुई शक्ति। जब भी हम युद्ध की बात करते हैं तो ज्यादातर ध्यान थल सेना आर्मी पर जाता है, पर 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने ऐसा वार किया जिसने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी, और वो भी केवल 2 ऑपरेशनों में, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। अब आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट, कराची पर पहला वार 4 दिसंबर 1971। 4 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर ऐसा हमला किया जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। भारतीय नौसेना के जांबाज जहाज इंसनिपट, इंसनीरघाट और इंसवीर एकदम सटीक योजना से कराची की ओर बढ़े। कराची पाकिस्तान की रीढ़ था, जहां उसका सबसे बड़ा नौसैनिक बेस, तेल का डिपो और जहाज निर्माण केंद्र था। रात के अंधेरे में इन जंगी जहाजों ने स्ट्राइक्स मिसाइलें दागीं और केवल कुछ मिनटों में पाकिस्तान के 3 युद्धपोत तबाह, तेल डिपो में करोड़ का नुकसान। इस हमले के बाद दुनिया ने देखा, भारत की नौसेना सिर्फ समंदर नहीं, इतिहास भी बना सकती है। 4 दिसंबर नौसेना दिवस क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत ने समुद्र पर अपनी ताकत दिखाई थी और बिना कोई नुकसान उठाए दुश्मन की सबसे बड़ी शक्ति को खत्म कर दिया था। इसलिए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, याद करने के लिए वो गर्जना जो समंदर से आई थी और पाकिस्तान के कानों में गूंजती रही। ऑपरेशन पाइथन, दूसरा प्रहार 8 दिसंबर 1971। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब भारत ने देखा कि कराची फिर से तेल का स्टॉक भर रहा है तो 8 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन शुरू किया गया। इस बार सिर्फ 3 जहाज भेजे गए, पर नतीजा पहले से भी बड़ा था। कराची के तेल टैंकरों में भीषण आग, एक और युद्धपोत नष्ट और पूरे कराची पोर्ट को 1 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा। सोचिए, केवल कुछ घंटे के ऑपरेशन ने पाकिस्तान की पूरी नौसैनिक आपूर्ति व्यवस्था को तोड़ दिया। इंसवीर, अकेले की पूरी लड़ाई एक खास किस्सा। इंसवीर के कैप्टन कमांडर बाबू राम यादव ने दुश्मन के पोत PNS मुहाफिज को एक ही मिसाइल में तबाह कर दिया। उन्होंने कहा, हमें बस एक सही समय का इंतजार था और जब वक्त आया हमने समंदर को भी जला दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है?
युद्ध जीतने के लिए साहस से ज्यादा रणनीति चाहिए। सटीक योजना, सही समय और अडिग नेतृत्व, ये हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी हैं। सोचिए, अगर एक नौसेना दल कुछ घंटों में एक देश की आपूर्ति व्यवस्था को खत्म कर सकता है, तो हम अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते। एक छोटा विचार युवा पीढ़ी के लिए। आज जब हम स्मार्टफोन और इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं, तो हमें इन वीरों की कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके जैसे साहसी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, पर उनके जैसे ईमानदार, मेहनती और योजनाबद्ध जरूर बन सकते हैं। दोस्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, कैसे 13 दिनों में एक नया देश बना, बांग्लादेश। अगर आपको ये अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बुक लैंप हिंदी, जहां हर कहानी आपके दिल से जुड़ती है। अध्याय 8, आकाश में गरजते योद्धा, वायुसेना का योगदान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब समुद्र और थल सेना ने भारत पाक युद्ध में अपना शौर्य दिखाया, तब भारतीय वायुसेना ने आकाश से ऐसी गर्जना की जो पाकिस्तान की नींव तक हिला दी। भारत की वायुसेना ने सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि आकाश में अपने शौर्य से दुनिया को भी चौंका दिया। आइए जानते हैं उस अद्वितीय योगदान के बारे में जो भारतीय वायुसेना ने 1971 में दिया। भारतीय वायुसेना आकाश में एक नई ताकत। जब युद्ध की बात होती है तो ज्यादातर लोग थल सेना और नौसेना की वीरता की चर्चा करते हैं, लेकिन भारत की वायुसेना ने जिस तरह से युद्ध के हवाई हमलों को अंजाम दिया, उससे एक नया दृष्टिकोण सामने आया। वायुसेना के अद्वितीय साहस और कुशलता ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। 1971 के युद्ध में वायुसेना का योगदान बेहद महत्वपूर्ण था। चाहे वो पाकिस्तान के एयरबेस पर हमले हों या फिर दुश्मन के वाहनों की नष्ट करने की कार्यवाही, वायुसेना ने आकाश से ही पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं कैसे। ऑपरेशन कैटलिस्ट। पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला। जब युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयरबेस पर एक बड़ा हमला किया। ऑपरेशन कैटलिस्ट के तहत भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21, सुखोई 7 और किंगफिशर ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया। इस हमले ने पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत को तोड़ दिया और उनकी प्रतिक्रिया क्षमता को बहुत हद तक खत्म कर दिया। पाकिस्तान के एयरबेस में सैकड़ों विमान नष्ट हो गए और पाकिस्तान को अपनी वायुसेना की ताकत से समझौता करना पड़ा। पाकिस्तानी वायुसेना का पलटवार, भारतीय वायुसेना की वीरता। लेकिन पाकिस्तान ने भी भारतीय वायुसेना को कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश की। उनका मुख्य लक्ष्य था भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को नष्ट करना। लेकिन भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने न सिर्फ पाकिस्तानी हमलों का डटकर मुकाबला किया, बल्कि कई पाकिस्तानी विमान भी नष्ट किए। कमांडर विजयकार, विंग कमांडर रंजीत सिंह और विंग कमांडर ब्रिजलाल जैसे शूरवीरों ने वायुसेना को असाधारण क्षमता और साहस का परिचय दिया। ये पायलट्स न केवल दुश्मन के हमलों से बचते रहे, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान के विमान भी गिरा रहे थे। ढाका पर हमला। पाकिस्तानी संरचनाओं पर वायुसेना का प्रहार। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण मिशन की, ढाका पर हमला। वह युद्ध का निर्णायक मोड़ था और भारत की वायुसेना ने वहां अपना प्रभावशाली योगदान दिया। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 7 और MiG-21 जैसे अत्याधुनिक विमानों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने ढाका के आसपास के पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर तगड़ा हमला किया। इन हमलों ने पाकिस्तान को सैन्य रणनीति में भारी नुकसान पहुंचाया और भारतीय सेना को निर्णायक बढ़त दी। भारतीय वायुसेना के पायलट, प्रेरणा के स्रोत। एक सच्ची घटना जो भारतीय वायुसेना के पायलट्स के साहस और संघर्ष को दिखाती है। विंग कमांडर रंजीत सिंह ने जब पाकिस्तान के F-104 विमान के साथ एक मुकाबला किया तो उनका विमान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, पर उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि पाकिस्तानी विमान को गिराकर ही दम लिया। उनकी वीरता के कारण आज भी उन्हें भारत के सबसे महान पायलट्स में गिना जाता है। यह हमें सिखाता है कि युद्ध सिर्फ भौतिक नहीं होता, मानसिक भी होता है।
अगर हम अपनी सोच और प्रयासों से सही दिशा में काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अध्याय 9, 16 दिसंबर, जब पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 16 दिसंबर 1971 का दिन केवल भारतीय इतिहास में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जब पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। यह दिन उस समय का सबसे गौरवमयी और विजयमाला से भरा दिन था, जब एक संप्रभु राष्ट्र का जन्म हुआ और एक शत्रु राष्ट्र ने आत्मसमर्पण किया। आखिर क्या हुआ था उस दिन? कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर नतमस्तक किया? आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक पल के बारे में, जब भारत ने अपने पड़ोसी राष्ट्र को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। 16 दिसंबर 1971 एक ऐतिहासिक पल। 16 दिसंबर 1971 वह दिन था जब पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल अजीत सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस दिन ने न केवल युद्ध की दिशा बदल दी बल्कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता भी दी। भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति सेनाओं के संयुक्त प्रयासों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। यह आत्मसमर्पण सिर्फ एक सैनिकों का सरेंडर नहीं था बल्कि पाकिस्तान के टूटने का प्रतीक था। भारतीय सेना की रणनीति। युद्ध के हर मोर्चे पर दबदबा। भारत ने इस युद्ध में न केवल अपनी सैन्य ताकत दिखाई बल्कि एक सशक्त रणनीति भी अपनाई। भारत ने पाकिस्तान की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश की मुक्ति सेनाओं को संगठित समर्थन दिया। युद्ध के हर मोर्चे पर भारतीय सेनाओं ने जीत की राह बनाई और पाकिस्तान के सैनिकों को पल पल हार के करीब किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पाकिस्तानी नेतृत्व की कमजोरी। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान के लिए आत्मसमर्पण करने का दबाव क्यों बढ़ा? वहीं भारतीय सेना की ताकत और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्रामियों की वीरता ने पाकिस्तान के नेतृत्व को समझा दिया था कि युद्ध का रुख बदल चुका था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि युद्ध के परिणाम स्पष्ट हो रहे थे। पाकिस्तान के नेता जनरल याह्या खान और जनरल नियाजी जानते थे कि अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करते तो पूरी दुनिया में उनकी स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी। ढाका की घेराबंदी पाकिस्तान की सेना के लिए अंतिम घंटा। इस बीच भारतीय सेना ने ढाका की ओर बढ़ते हुए उसे घेर लिया था। बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर भारतीय सेना ने ढाका को चारों ओर से घेर लिया। पाकिस्तानी सैनिकों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी आपूर्ति लाइनें टूट चुकी थीं और उनके पास भारतीय सेना का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उनके मन में हार का खौफ बढ़ चुका था। इसके बाद जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। बांग्लादेश का स्वतंत्रता, एक नया सूर्योदय। आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिल गई। यह केवल बांग्लादेश के लोगों के लिए एक नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह भारतीय सैनिकों और बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का परिणाम था। यही वह दिन था जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक नई दिशा में मोड़ते हुए दुनिया को एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का जन्म देखने को मिला। स्वतंत्र बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान बनकर उभरा। क्या हम इस ऐतिहासिक दिन से कुछ सीख सकते हैं? 16 दिसंबर 1971 का दिन हमें यह सिखाता है कि जब हमें सही दिशा में प्रयासों को लगाकर काम करना होता है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। भारत और बांग्लादेश के संघर्ष ने हमें यह बताया कि अगर संघर्ष सच्ची नियत और धैर्य से किया जाए तो हमें अंततः सफलता मिलती है। यह दिन हमें यह भी बताता है कि कभी कभी शक्ति का प्रयोग न केवल युद्ध में बल्कि शांति की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे युद्ध के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक नई शुरुआत हुई। क्या थे वो क्षण जब दोनों देशों ने भविष्य के लिए नई उम्मीदें बनाई? अध्याय 10, विजय की कीमत। क्या खोया, क्या पाया? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है विजय की क्या कीमत होती है? क्या हमें विजय पाने के बाद उस समय खोए गए संघर्षों और बलिदानों का मूल्य समझना चाहिए? 1971 के युद्ध ने भारतीय सेना को ऐतिहासिक सफलता दिलाई, लेकिन क्या उस विजय की कीमत केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई थी?
क्या बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए हमें अपने सैनिकों, अपने संसाधनों और अपने समय की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? आइए हम इस अध्याय में जानने की कोशिश करते हैं विजय की इस कीमत को, और क्या हम उसे आज भी सही रूप में समझ पा रहे हैं। विजय का अर्थ क्या हम जानते हैं इसे? हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में विजय का अनुभव किया है, चाहे वह खेल के मैदान में हो या जीवन के किसी अन्य मोर्चे पर। लेकिन विजय का मतलब केवल जीत नहीं होता, वह हमेशा संघर्ष, बलिदान और कठिनाइयों के साथ जुड़ा होता है। 1971 की भारत पाक युद्ध ने एक नया राष्ट्र बांग्लादेश को जन्म दिया। हमने पाकिस्तान को हराया और अपने देश की सैन्य ताकत का लोहा मंगवाया, लेकिन इसके पीछे कई कुर्बानियां थीं। वह सैनिकों का बलिदान, वह लोग जो अपने परिवारों से दूर थे, वह संघर्ष जो सैनिकों के लिए सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक जीवित रहने की जंग बन चुका था। संघर्ष की कीमत, सैनिकों का बलिदान। जब हम विजय की बात करते हैं तो हमें हमेशा उन सैनिकों की याद रखनी चाहिए जिन्होंने अपनी जान तक की बाजी लगा दी। करीब 3000 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनकी शहादत ने भारत की विजय को संभव बनाया। क्या हम उनका बलिदान समझते हैं? क्या हम समझ पाते हैं कि ये सैनिक अपने परिवार, अपनी मातृभूमि और अपनी जिंदगी से कितनी दूर थे, सिर्फ हमें एक बेहतर भविष्य देने के लिए? उन सैनिकों ने अपनी जान की कीमत पर हमें विजय दिलाई। लेकिन सवाल यह है कि हम उनका बलिदान सही मायनों में समझ पाए हैं या नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम उन बलिदानों को न सिर्फ याद करें बल्कि उनका सम्मान भी करें। विजय की असली कीमत इन्हीं वीरों के बलिदान में छिपी है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता, एक नया राष्ट्र। विजय के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। यह सिर्फ एक राष्ट्र की स्वतंत्रता का परिणाम नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के लिए नई आशा, नई उम्मीद और नए सपनों का जन्म था। लेकिन इस स्वतंत्रता के पीछे जो संघर्ष और विभाजन की पीड़ा थी, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में जितने लोग प्रभावित हुए थे, उतना ही दर्द और संघर्ष बांग्लादेश के नागरिकों ने भी। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता पाई, लेकिन वह दर्द और पीड़ा क्या खोया था, यह जानना जरूरी है। क्या खोया? युद्ध के परिणाम स्वरूप कई चीजों का नुकसान हुआ। जहां भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की, वहीं कई नागरिकों और सैनिकों के परिवारों को अपनों का नुकसान हुआ। शहरों और गांवों को विनाश और निर्माण की प्रक्रिया के बाद फिर से खड़ा होना पड़ा। जो लोग घरों से दूर अपने सैनिकों को खो बैठे, क्या उन्होंने अपनी संपत्ति और आत्मसम्मान वापस पाया? क्या बांग्लादेश के नागरिकों ने स्वतंत्रता पाने के बाद अपनी जिंदगी की वो खोई हुई उम्मीदें फिर से पाई? युद्ध के बाद भी खोई हुई चीजें कभी पूरी तरह से वापस नहीं मिल सकती। यह वही मूल्य था जिसे भारत ने अपनी जीत के लिए चुकाया। क्या पाया? विजय के बाद भारत को बहुत कुछ मिला। वैश्विक सम्मान, सैन्य शक्ति और रणनीतिक नेतृत्व। भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था, जो दुनिया भर में भारत के ताकत और धैर्य का प्रतीक बना। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हुए। आज तक दोनों देशों के बीच की मित्रता और सहयोग इस युद्ध की याद दिलाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक समझ को साबित किया। भारत ने यह दिखाया कि वह केवल युद्ध में विजेता नहीं, बल्कि शांति और विकास की दिशा में एक नया कदम भी उठा सकता है। विजय की सच्ची कीमत, क्या हम इसकी सही समझ रखते हैं? विजय की कीमत क्या होती है? क्या हम इसे केवल सैन्य बल और जमीन की विस्तार के रूप में ही देखते हैं, या फिर क्या हम यह समझते हैं कि सच्ची विजय तब होती है जब हम अपने बलिदानों, संघर्षों और अनुभवों से कुछ सीखते हैं? भारत ने 1971 में सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि अपने आत्मविश्वास और समझदारी का भी सबूत दिया। हमने एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई, लेकिन इसके लिए हमें अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना और उसे लगातार मजबूत करना होगा। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, धैर्य और अपनी जमीन के प्रति प्यार की है। यह युद्ध हमें यह भी बताता है कि जब तक हम सच्चाई और धैर्य से काम करते हैं, हम किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं।
विजय की कीमत केवल संघर्ष में खोए हुए कुछ पल नहीं होती, बल्कि यह उन सीखों में छिपी होती है जिन्हें हम जीवन भर याद रखते हैं। अध्याय 11, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। भारत की प्रतिष्ठा। दोस्तों, 1971 का भारत पाक युद्ध न केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के स्तर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जब भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समर्थन में पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया, तब यह सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मोड़ बन गया जहां पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। भारत की इस कार्रवाई को दुनिया भर में दो तरह की प्रतिक्रियाएं मिलीं। एक तरफ था सोवियत संघ, जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया। यह मित्रता इतनी प्रबल थी कि युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा जब बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ा, तो सोवियत संघ ने भी अपने युद्धपोत भेज दिए, जिससे अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। यह समर्थन न केवल भारत की सैन्य ताकत को बल देता है, बल्कि उसकी राजनयिक साख को भी मजबूत करता है। दूसरी ओर अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। अमेरिका की नजर में यह युद्ध एक क्षेत्रीय संकट से ज्यादा शीत युद्ध की राजनीति का हिस्सा था, लेकिन भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नेतृत्व और स्पष्ट नीति दुनिया को यह संदेश देने में सफल रही कि भारत न्याय, मानवता और संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भी यह विषय गंभीरता से उठा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि यह उसका आंतरिक निर्णय है और वह एक मानवीय संकट को समाप्त करने की दिशा में कदम उठा रहा है। इस स्थिति में भारत की छवि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरी जो न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, बल्कि मानवाधिकारों और लोकतंत्र के लिए भी खड़ा हो सकता है। इस युद्ध के बाद भारत को विश्व मंच पर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और नैतिक मूल्यों वाले देश के रूप में देखा जाने लगा। यह वही क्षण था जब भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल एक विकासशील देश नहीं है, बल्कि नैतिक नेतृत्व देने में सक्षम एक शक्तिशाली राष्ट्र भी है। भारत ने केवल युद्ध नहीं जीता, बल्कि दुनिया का दिल और सम्मान भी जीता। अध्याय 12, बांग्लादेश। स्वतंत्रता की नई सुबह। दोस्तों, 1971 में एक नया सूरज उगा, बांग्लादेश का सूरज। यह सिर्फ एक नया राष्ट्र नहीं था, बल्कि लाखों बंगाली लोगों के संघर्ष, त्याग और सपनों की जीत थी। बंगाली जनता की भावनाएं पश्चिमी पाकिस्तान की उपेक्षा और सांस्कृतिक दबाव के बीच बंगाली जनता ने अपनी पहचान, भाषा और सम्मान के लिए आवाज उठाई। यह सिर्फ राजनीति नहीं, आत्मसम्मान की लड़ाई थी। मुक्ति वाहिनी का संघर्ष। मुक्ति वाहिनी ने गुरिल्ला युद्ध के जरिए पाकिस्तानी सेना को चुनौती दी। आम नागरिकों से लेकर युवाओं और महिलाओं तक हर किसी ने बलिदान दिया। यह बांग्लादेश के निर्माण की बुनियाद थी। भारत ने मुक्ति वाहिनी को न केवल सैन्य बल्कि नैतिक और कूटनीतिक समर्थन भी दिया। भारत बांग्लादेश की साझेदारी ने 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना सुनिश्चित की। बांग्लादेश का भविष्य और भारत से संबंध। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश ने नवनिर्माण की यात्रा शुरू की। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और गहरे हुए। संस्कृति और साझेदारी ने दोनों देशों को एक दूसरे का मजबूत सहयोगी बना दिया। अध्याय 13, इस इतिहास से हम क्या सीखें? दोस्तों, 1971 का भारत पाक युद्ध सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं थी, यह थी संघर्ष, नेतृत्व, एकता और बलिदान का प्रतीक। यह इतिहास हमें केवल बीते कल की झलक नहीं देता, बल्कि हमें आज और आने वाले कल के लिए मार्गदर्शन भी देता है। देशभक्ति केवल झंडा फहराने या सैन्य में सेवा देने तक सीमित नहीं होती। यह किसी राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा, समाज के प्रति त्याग और स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक होती है। 1971 का युद्ध इसका जीवित उदाहरण था, जब भारतीय नागरिकों ने स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। देशभक्ति का असली मतलब यह है कि जब राष्ट्र संकट में हो तो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का साहस रखना। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत का साहसपूर्ण समर्थन और रणनीतिक निर्णय इसी देशभक्ति की परिभाषा का हिस्सा थे। यह उस समय की महानता को दर्शाता है जब देश के हर नागरिक ने एक लक्ष्य के लिए आत्मसमर्पण किया,
अपने राष्ट्र और अपने भाइयों की रक्षा करना नेताओं, सेनानियों और जनता का समान उद्देश्य था। अपने देश की शान और सम्मान को बचाना। आज ये हमें यह समझाता है कि देशभक्ति केवल अपने स्वार्थों को छोड़कर दूसरों के लिए जीने का नाम है। इस युद्ध ने दिखाया कि दृढ़ नेतृत्व जैसे इंदिरा गांधी का कैसे पूरे देश को एक दिशा में संगठित कर सकता है। जब जनता, सेना और सरकार एक लक्ष्य के लिए खड़ी होती है, तब असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज के भारत के लिए इसका क्या मतलब है? आज हम तकनीक, ज्ञान और अवसरों के युग में हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शांति, स्वतंत्रता और सुरक्षा की नींव उन वीरों ने रखी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। यह युद्ध हमें सिखाता है कि राष्ट्रीय अखंडता और मानवता के लिए लड़ना जरूरी है, चाहे वह लड़ाई युद्ध भूमि पर हो या समाज में अन्याय के खिलाफ। इसलिए यह जरूरी है कि युवा पीढ़ी इस इतिहास को जाने, समझे और गर्व करे, ताकि वे भी अपने समय के नायक बन सकें, संवेदनशील, जिम्मेदार और देश के लिए समर्पित। क्या आपने महसूस किया कि 1971 के युद्ध ने हमें देशभक्ति, एकता और नेतृत्व के कितने महत्वपूर्ण पहलू सिखाए हैं? क्या हमें इस इतिहास से आगे बढ़ने और अपने राष्ट्र के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है? अगर हाँ, तो हमें इस अध्याय पर आपके विचार सुनने का इंतजार है। इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वो दिलों में जिंदा रहता है, हर उस व्यक्ति के भीतर जो अपने देश को सच्चे मन से चाहता है। दोस्तों, एक देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, वह बनता है अपने लोगों के बलिदान से। यह वाक्य हमारे देश की आत्मा को सही मायने में व्यक्त करता है। भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान की कोई भी कहानी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। 1971 के युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने न केवल युद्ध की लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने देश के सम्मान और उसकी अखंडता को सुनिश्चित किया। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें वह आजादी और सम्मान दिया जिसके लिए हम आज गर्व महसूस करते हैं। यह उपसंहार एक साधारण भारतीय के मन से उन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास है जिनके बलिदान के बिना यह विजय असंभव होती। जब हम 1971 के युद्ध की बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक सैन्य संघर्ष का इतिहास नहीं है, बल्कि यह उस देशभक्ति, दृढ़ संकल्प और एकता की कहानी है जिसने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया। इन वीर सैनिकों ने अपनी जान की आहुति दी, अपनी आत्मा को इस धरती के लिए न्योछावर किया, ताकि हम शांति से अपनी जिंदगी जी सकें, ताकि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें और हमारे आकाश और समंदर में हमारी शक्ति का झंडा लहराता रहे। हर भारतीय के मन में यह सवाल उठता है, क्या हम इन वीर सैनिकों के बलिदान को ठीक से समझते हैं? क्या हम यह मानते हैं कि उनके बिना हमारा आज का भारत इतना सशक्त और आत्मनिर्भर होता? यही वो लोग थे जिन्होंने सैनिकों की तरफ से और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने व्यक्तिगत सुखों को बलिदान दिया। उनके परिवारों, उनकी माँओं और उनके साथियों को यह गर्व है कि उनके बेटों ने भारत के लिए जान दी। आज जब हम अपने घरों में सुख और शांति से बैठते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सुरक्षा और शांति उनके बलिदानों का परिणाम है। उन वीर जवानों के बारे में सोचते हुए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके योगदान को कभी नहीं भूलेंगे, बल्कि हम उनके आदर्शों और उनकी वीरता से प्रेरित होकर अपने देश की सेवा करेंगे। आज के समय में जब दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन और तकनीकी विकास की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, एक आम भारतीय के लिए अपने इतिहास को समझना और उसे आदर देना अत्यंत आवश्यक है। युवा पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1971 के युद्ध तक हमारे सैनिकों और नेताओं ने भारत की समृद्धि और सम्मान के लिए कितने बलिदान दिए। यह युद्ध एक प्रेरणा है कि जब भी राष्ट्र के लिए किसी भी संकट का सामना हो, तब आत्मविश्वास, साहस और एकता से उसे हल किया जा सकता है। युवाओं को यह समझना होगा कि देशभक्ति केवल अपने राष्ट्र के लिए प्यार रखने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उस देश के लिए अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने के बारे में है। आज के युवा को यह सिखाना जरूरी है कि कभी भी देश को खतरे में देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्र कमजोर होता है तो उसकी सुरक्षा और एकता का आधार भी कमजोर हो जाता है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारे सैनिकों के बलिदान के बिना यह सब संभव नहीं था। आज के युवा को इस बात की प्रेरणा मिलनी चाहिए कि देश के लिए जीना और मरना कितनी बड़ी बात है।
अगर हम अपने राष्ट्र की प्रगति और सुरक्षा की दिशा में कुछ भी सकारात्मक करना चाहते हैं तो हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को समझना होगा। एक देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, वह बनता है अपने लोगों के बलिदान से। यह वाक्य भारत की सच्ची पहचान है। हमारी सीमाओं से कहीं बढ़कर हमारी असली शक्ति हमारे नागरिकों की भावनाओं, उनके बलिदानों और उनके योगदान में है। युवाओं के लिए यह एक संदेश है कि अगर हम अपने देश को महान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को निभाने का साहस दिखाना होगा। अंतिम विचार, जब हम 1971 के युद्ध की वीर गाथाएं सुनते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह एक संपूर्ण राष्ट्र की पराक्रम और संघर्ष की कहानी है। हमें अपने इतिहास और सैन्य बलों के योगदान को गर्व से याद रखना चाहिए। यही वह मूल्य हैं जिनसे हम आज अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हमारे सैनिकों का बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा और अगर हम उनके द्वारा दी गई प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें तो हम निश्चित रूप से अपने देश को और अधिक शक्तिशाली और सम्मानजनक बना सकते हैं। आज का युवा अपनी भूमिका समझे और यही सोच रखे कि हम जिनके बलिदानों पर खड़े हैं, हमें उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का कर्म करना होगा। श्रद्धांजलि उन वीर सैनिकों को जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान दी और हमारे राष्ट्र को सम्मान और गर्व की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस ऑडियो बुक को अपने परिवार, दोस्तों और बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे वीर सैनिकों की कुर्बानियों का जीवित दस्तावेज है। जब आप इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आप देशभक्ति की इस मशाल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मिलकर इस प्रेरणा को हर दिल तक पहुंचाएं ताकि देशभक्ति सिर्फ एक भावना नहीं, एक पीढ़ी बहती धारा बन जाए।